नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा दूसरा सेशन होगा जो कि इथिक्स का हमारा जीएस पेपर 4 का चल रहा है हमारा सेशन। ये दृष्टि आईएएस का जो हिंदी वर्जन है, ठीक है, ये क्लास नोट्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्कशन किया था ये भी कि अगर आपको वीडियो देख ली है तो आपको ये नोट्स जो है समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो नहीं देखे तो थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। समझा इन द सेंस कि वीडियो लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। तो उसके रिपीटेशन में आप यहाँ पे बुक एक समरी देख सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आपके पास अगर वीडियो अवेलेबल नहीं है तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये हमारा मानवीय कृत्यों में नैतिकता के निर्धारक एवं परिणाम हमने देख लिया था। इसके आगे हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो नीति शास्त्र के विभिन्न आयामों को देखें, यानी डायमेंशंस ऑफ इथिक्स की बात करते हैं। नीति शास्त्र के प्रमुख आयामों पर चर्चा करने के लिए इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला शाखाओं के आधार पर, दूसरा विचारधाराओं के आधार पर। सबसे पहले हम शाखाओं के आधार पर नीति शास्त्र के आयाम को देखते हैं, जिसके 3 भाग हैं। पहला नॉर्मेटिव इथिक्स अर्थात मानकीय नीति शास्त्र, दूसरा मेटा इथिक्स अर्थात अधिनीति शास्त्र, तीसरा अप्लाइड इथिक्स अर्थात व्यवहारिक नीति शास्त्र। अब एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। मानवीय नीति शास्त्र की बात हम यहाँ पे करते हैं। मानवीय नीति शास्त्र तीनों शाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है, जो आदर्श सिद्धांतों व मानकों के निर्माण से संबद्ध है। यह नीति शास्त्रीय सिद्धांतों का वह अध्ययन है जो क्या किया जाना चाहिए का निर्देश देता है। इसे समझने के लिए एक प्रचलित पंक्ति है जिसे उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। हमें दूसरों के लिए वह करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए करें। मानवीय नीति शास्त्र दरअसल नैतिक निर्णय लेने में नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। जब से दर्शन का विकास हुआ है, नीति शास्त्र या नीति मीमांसा उसके अनिवार्य पक्षों में एक रहा है। इसलिए विचार को दार्शनिकों के आधार पर मानकीय नीति शास्त्र को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला परिणाम निरपेक्षवादी या नियमवादी नीति शास्त्र अर्थात डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, दूसरा परिणाम सापेक्ष या प्रयोजनवादी नीति शास्त्र अर्थात टेलियोलॉजिकल एथिक्स, तीसरा सद्गुण नीति शास्त्र अर्थात वर्च्यू एथिक्स। पहला बात करते हैं परिणाम निरपेक्षवादी या फिर नियमवादी नीति शास्त्र यानी डिओंटोलॉजिकल एथिक्स की। नियमवाद के अनुसार किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय केवल नैतिक नियमों के आधार पर ही होगा। उदाहरणार्थ, भाई बहन का विवाह न होना किसी समाज में यदि नैतिक नियम है तो उसका किसी भी परिस्थिति में पालन करना ही नैतिक कर्म है। इसके तहत 3 सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। पहला है कांट का नैतिक सिद्धांत। कांट के अनुसार मनुष्य को परिणाम या फल पर विचार किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमारी अंतरात्मा हमें निरपेक्ष आदेश के बारे में बताती है, इसलिए हमें उसका पालन करना चाहिए। फल जैसे विषय में सोचना भी अनैतिक है। कांट का मुख्य श्रेय धर्म को नैतिकता से स्वतंत्र करने में है। धर्म को यह नैतिकता से स्वतंत्र मानते हैं। वर्तमान सदी में धर्मनिरपेक्षता एक उच्च मूल्य है, ऐसे में कांट की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। वहीं अगर बात करें गीता का निष्काम कर्म की, तो मनुष्य को केवल अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि फल क्या होगा। गीता और कांट के दर्शन में यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि कांट ने ईश्वर को नहीं माना, केवल उसके अस्तित्व की संभावना जताई है। गीता में जहाँ कर्मानुसार फल मिलेगा कहा गया है, वहीं कांट ने फल मिलना चाहिए कहा है। अब बात करते हैं अंतःप्रज्ञावाद की, यानी इंस्टीट्यूशनिज्म। सामान्य शब्दों में अंतःप्रज्ञावाद का अर्थ है कि कुछ निश्चित नैतिक नियम हैं जो व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से पता चलते हैं, इसलिए मनुष्य को उन्हीं के अनुसार कर्म करना चाहिए। यह है अंतःप्रज्ञावाद, यानी जो मन की आवाज़ कहते हैं, मन की बात। प्रयोजनवादी नीति शास्त्र की बात करते हैं, यानी टेलियोलॉजिकल एथिक्स की। तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय उस कार्य के परिणाम से तय होगा, न कि निश्चित नैतिक नियमों से।
अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि नैतिक नियमों पर यदि कार्य का परिणाम भारी है तो वह कर्म सापेक्षतः नैतिक ही माना जाएगा। इसके तहत 5 सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। पहला है स्वार्थवाद यानी इगोइज्म। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में स्वार्थी होता है और उसे प्रत्येक निर्णय इसी आधार पर करना चाहिए कि उसका अधिकतम स्वार्थ किसमें है। इस विचारधारा के समर्थक सिरिनाइक संप्रदाय के विचारक एरिस्टिपस और एपिक्यूरस आदि हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ या फिर एक तरीके से कहा जाए कि ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है नीति शास्त्र के विभिन्न आयामों को। देखिए, नीति शास्त्र के विभिन्न आयामों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शाखाओं के आधार पर, दूसरा है आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर। इसमें भी शाखाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक है नॉर्मेटिव इथिक्स, दूसरा है मेटा इथिक्स और तीसरा है अप्लाइड इथिक्स। मानकीय इथिक्स के अंतर्गत हमने देखा है 3 भाग। नियमवाद अर्थात डिओंटोलॉजिकल, कांट की नीति मीमांसा इसके अंतर्गत आती है, गीता के निष्काम कर्म जो हमने पढ़ा है, और अंतःप्रज्ञावाद यानी इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे प्रयोजनवाद ये अगला है टेलियोलॉजी, अर्थात इसमें स्वार्थवाद जो हमने पढ़ा है पहला इगोइज्म। दूसरा हम पढ़ेंगे सुखवाद अर्थात हिडोनिज्म। तीसरा है उपयोगितावाद अर्थात यूटिलिटेरियनिज्म, और पूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म, और विकासवाद यानी इवोल्यूशनिज्म। सद्गुण पढ़ेंगे तीसरे भाग के अंतर्गत वर्च्यू, अरस्तु इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, कन्फ्यूशियस पढ़ेंगे, प्लेटो पढ़ेंगे और सुकरात पढ़ेंगे। तीसरा भाग है व्यवहारिक, जिसे हम अप्लाइड इथिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत हम चिकित्सा नीति शास्त्र, व्यापार नीति शास्त्र, राजनीतिक नीति शास्त्र और पत्रकारिता नीति शास्त्र की बात यहाँ पे हम देखेंगे। वहीं दूसरा है आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर, दूसरी शाखा के अंतर्गत हमने यहाँ पे मार्क्सवादी नीति शास्त्र पढ़ेंगे यानी मार्क्सिस्ट इथिक्स पढ़ेंगे, लैंगिक नीति शास्त्र यानी जेंडर इथिक्स, और अश्वेत नीति यानी ब्लैक इथिक्स को यहाँ पे हम पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए आते हैं सुखवाद यानी हिडोनिज्म पे। प्रत्येक व्यक्ति सुखकांक्षी होता है, इसलिए उसे वही विकल्प चाहिए जिससे उसे अधिकतम सुख प्राप्ति हो। आधुनिक नीति शास्त्र में पश्चिम विचारक हॉब्स 1588 से 1678 इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं। ठीक है, उपयोगितावाद पढ़ेंगे यानी यूटिलिटेरियनिज्म, जिसे हम सुखवाद जहाँ व्यक्तिवाद सुख पर बल देता है। उपयोगितावाद में हम यानी यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें हम कहते हैं सुखवाद जहाँ व्यक्तिगत सुख पर बल देता है, वहीं उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कहता है। इसे परार्थवादी सुख भी कहते हैं। आधुनिक नीति शास्त्र में बेंथम, मिल और सिजविक इस विचारधारा के समर्थक हैं, परंतु जहां बेंथम का उपयोगितावाद निकृष्ट परमार्थमूलक उपयोगितावाद कहलाता है, वहीं और मिल का जो है उत्कृष्ट परमार्थमूलक उपयोगितावाद, वहीं सिजविक का उपयोगितावाद क्या कहलाता है, बौद्धिक या अंतःप्रज्ञावादी उपयोगवाद कहलाता है। ये थोड़े से टफ आपके लगे रहेंगे, लेकिन आपने जब वीडियो देखा होगा समझ में आएंगी ये चीज़ें। बात करते हैं विकासवाद की यानी इवोल्यूशनिज्म की। उत्तरजीविता के संघर्ष की भांति नैतिक सिद्धांतों में भी संघर्ष चलता रहता है। यहाँ वही नैतिक नियम श्रेष्ठ होता है जो समाज को विकास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। अब बात करते हैं पूर्णतावाद की यानी परफेक्शनिज्म की। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य होता है, जो भावनाओं को बुद्धि के नियंत्रण में रखने से संभव है। इस नियमानुसार वही सिद्धांत नैतिक है जो मनुष्य को पूर्णता प्राप्त करने में सहायक है। बात करते हैं सद्गुण नीति शास्त्र की यानी वर्च्यू एथिक्स की। सद्गुण नीति शास्त्र नियमों या परिणामों की अपेक्षा व्यक्ति के गुण और गुण में भी सद्गुण पर बल देता है। कोई कार्य नैतिक है या नहीं, यह निर्णय इस बात से होगा कि सद्गुण से युक्त व्यक्ति उसके संबंध में क्या निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति में न्याय का सद्गुण है तो जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी उसका व्यवहार न्यायपूर्ण ही होगा। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांतों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। प्लेटो का सद्गुण सिद्धांत अगर बात किया जाए तो प्लेटो ने नैतिक व्यक्ति के भीतर 4 बुनियादी सद्गुणों की बात कही है। पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा संयम, चौथा न्याय। यानी विवेक, साहस, संयम और न्याय। प्लेटो के अनुसार इन 4 गुणों के संवर्धन से नैतिक और शुभ जीवन की प्राप्ति होगी। सुकरात ने जहाँ ज्ञान को ही सद्गुण बताया है, वहीं प्लेटो के अनुसार शुभ जीवन ही जीवन का सद्गुण है। अरस्तु का सद्गुण सिद्धांत की बात कहा जाए तो पश्चिमी दुनिया में अरस्तु प्रथम लेखक थे
जिन्होंने नीति शास्त्र पर पुस्तक लिखी। अरस्तु का गोल्डन मीन अर्थात गोल्डन मीन का सिद्धांत उनके सद्गुण सिद्धांत के मध्य में है, जिनके अनुसार व्यक्ति को शुभ और अशुभ के अतिरेक से बचना चाहिए। यह काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसा बुद्ध का मध्यम प्रतिपदा का दर्शन है। अब बात करते हैं अधिनीति शास्त्र की यानी मेटाएथिक्स की। शाखाओं के आधार पर अधिनीति शास्त्र दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है, जिसे विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र भी कहते हैं। इसके अनुसार वही कथन सार्थक हो सकता है जिसका विश्लेषण किया जा सके। उदाहरणार्थ, चोरी करना सही है, यह एक नैतिकता का प्रश्न है, किंतु यहाँ सही से क्या तात्पर्य है, यह अधिनीति शास्त्र का प्रश्न है। अन्य शब्दों में कहे तो अधिनीति शास्त्र नीति शास्त्र से एक चरण आगे की बात करता है। वहीं बात करते हैं व्यवहारिक नीति शास्त्र की यानी अप्लाइड इथिक्स की। जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्ष होते हैं, वैसे ही नीति शास्त्र के भी दोनों पक्ष हैं। अपने सैद्धांतिक विवेचन में नीति शास्त्र निश्चित रूप से सैद्धांतिक है, परंतु जहाँ तक उन सिद्धांतों का मानव जीवन में स्थापित करने का प्रश्न है, वहाँ नीति शास्त्र का व्यवहारिक पक्ष उभर कर सामने आता है। आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, पर्यावरण, व्यापार, पत्रकारिता आदि में नैतिक प्रतिमानों एवं सिद्धांतों के आधार पर व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार नीति शास्त्र की आधुनिक युग में यह नई शाखा विकसित हुई है। बात करते हैं चिकित्सा नीति शास्त्र की यानी मेडिकल इथिक्स की। नीति शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम चिकित्सा प्रणाली एवं चिकित्सकों के व्यवहार से जुड़े मुद्दों का नैतिक मूल्यांकन करते हैं, नैतिक चिकित्सा नीति शास्त्र कहलाती है। इनमें मुख्यतः चिकित्सकों के चिकित्सा व्यवहार अर्थात मेडिकल प्रैक्टिसेस का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है तथा उनके कार्यों को नैतिक संदर्भ में उचित या अनुचित ठहराया जाता है। चिकित्सकों के लिए एक आचार संहिता अर्थात कोड ऑफ एथिक्स भी होती है तथा उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इसमें दिए गए नियमों का पालन करते हुए अपने व्यवसाय अर्थात प्रोफेशन को चलाएं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1946 से 1948 के मध्य ग्वाटेमाला में उपदंश रोग अर्थात जिसे साइफिल्स कहते हैं, साइफिलिस के जीवाणु का इंसानों पर प्रयोग किया था। चिकित्सकों ने सैनिक, कैदियों, वेश्याओं और मानसिक रोगियों को उनकी सहमति के बिना ही सिफिलिस और अन्य यौन संचारित रोगों अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से संक्रमित किया तथा बाद में एंटीबायोटिक दवाओं से उनका इलाज किया। अब बात करें कि इन प्रयोगों से कम 83 लोगों की मृत्यु हो गई, 83 लोगों की मृत्यु हो गई। अक्टूबर 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्वाटेमाला मानव प्रयोग के लिए औपचारिक रूप से माफ़ी मांगी। बात करते हैं पर्यावरण नैतिकता की यानी इन्वायरमेंटल एथिक्स की। पर्यावरणीय नैतिकता पर्यावरण दर्शन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य और पर्यावरण के आपसी संबंधों का नैतिकता के सिद्धांत और नैतिक मूल्यों के आलोक में अध्ययन करते हैं। इससे मुख्य रूप से मनुष्य के उन क्रियाकलापों का नैतिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है जिनसे पर्यावरण प्रभावित होता है। आज पर्यावरण को लेकर विभिन्न विचारधाराओं एवं सिद्धांतों में द्वंद्व है, जहां स्वार्थवाद, सुखवाद, मार्क्सवाद, व्यवहारवाद यानी प्रैग्मेटिज्म जैसे मानव केंद्रीय अर्थात एंथ्रोपोसेंट्रिक दार्शनिक विचार प्रकृति को महज मानव हित साधनों का एक उपकरण मानते हैं तथा प्रकृति के अनियंत्रित दोहन के औचित्य को एक वैचारिक आधार देने का प्रयास करते हैं। जैसे मार्क्स के अनुसार प्रकृति मनुष्य के लिए साधन, भोग्य तथा विजय है, वही मैत्रीय सहचर्य या संवेदना का विषय नहीं है। वहीं परिणाम निरपेक्षवाद यानी डिओन्टोलॉजी, गुण नैतिकता अर्थात वर्च्यू इथिक्स तथा गांधीवाद जैसे दार्शनिक विचार प्रकृति में निहित आंतरिक मूल्यों को सम्मान करने के साथ साथ उनका संरक्षण करने अन्यथा दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की सीख देते हैं। इन परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य ही द्वंद्व ही पर्यावरणीय नैतिकता का कार्य क्षेत्र है। बात करते हैं व्यापार नैतिकता की यानी बिजनेस इथिक्स की। व्यापार नैतिकता व्यवहारिक नीति शास्त्र अर्थात अप्लाइड इथिक्स का वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी व्यापार प्रतिष्ठान अर्थात बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट या कॉरपोरेट प्रतिष्ठान के व्यापारिक कार्यकलापों, प्रक्रियाओं,
निर्णयों तथा अपने कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं से संबंधों का नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के धरातल पर मूल्यांकन तथा उनसे जुड़े विभिन्न नैतिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा का सामान बेचने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट अक्सर अपने अनैतिक कार्यों के लिए चर्चा में रहती है। इस कंपनी पर सबसे बड़ा आरोप यह रहा है कि जब भी वह नई जगह पर अपना स्टोर शुरू करती है तो शुरुआत में उत्पादों की कीमतें इतनी कम कर देती है कि अन्य सभी प्रतिस्पर्धी बाजार से बाहर हो जाते हैं और बाजार पर कंपनी का एकाधिकार हो जाता है। एक बार एकाधिकार होने के पश्चात कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं अर्थात सप्लायर्स पर दबाव डालकर उन्हें इस बात के लिए मजबूर करती है कि वे कम कीमतों पर सामान की आपूर्ति करें, जबकि कंपनी स्वयं ऊंची कीमतों पर सामान बेचती है। वॉलमार्ट पर भी उसके कर्मचारी ओवर टाइम कार्य के लिए वेतन न देने का तथा स्वास्थ्य बीमा नहीं कराने जैसे मुद्दों को लेकर मुकदमा करते रहते हैं। वर्ष 2012 में एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि वॉलमार्ट ने विगत 4 वर्षों 2008 से 2012 के दौरान विकासशील देशों जिनमें भारत भी शामिल है के बाज़ारों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिकी कानून निर्माताओं को अपने पक्ष में करने अर्थात लॉबिंग में लगभग 150 करोड़ खर्च किए थे। हालांकि अमेरिका में लॉबिंग वैध है, परंतु भारत में अभी तक लॉबिंग को अनैतिक और अवैधकृत माना जाता है। अब बात करते हैं खेल नैतिकता की, यानी स्पोर्ट इथिक्स की। देखिए, खेल नैतिकता का खेल नीति शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न नैतिक नियमों एवं सिद्धांतों के आलोक में खेल के नियमों, खिलाड़ियों के व्यवहार, प्रशिक्षकों के आचरण व विभिन्न खेल संगठनों के नियमों विनियमों का अध्ययन करते हैं। खेलों में नैतिकता की आवश्यकता ने ही खेल नैतिकता की अवधारणा को जन्म दिया है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। मैच की आखिरी बॉल पर न्यूजीलैंड को 6 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल ने आखिरी ओवर फेंक रहे अपने भाई ट्रेवर को अंतिम बॉल जमीन से सटती हुई बाजू के नीचे अर्थात अंडर आर्म एक्शन फेंकने को कहा। जाहिर है कि न्यूजीलैंड वह मैच हार गया, परंतु न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सहित सभी लोगों ने इस हरकत को खेल भावना के विरुद्ध कहा और यह खेल नैतिकता के विपरीत कृत्य था। अब बात करते हैं आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर नीति शास्त्र। शाखाओं के आधार पर नीति शास्त्र के आयाम देखने के बाद अब हम विचारधाराओं के आधार पर संक्षेप में नीति शास्त्र की चर्चा करेंगे। पहला है मार्क्सवादी नीति शास्त्र अर्थात मार्क्सिस्ट इथिक्स। मार्क्सवादी नीति शास्त्र के अनुसार हित हमेशा वर्गगत होते हैं, इसलिए सामान्य हित की धारणा भ्रामक है। वंचित वर्गों के लिए नए नीति शास्त्र को गढ़ना चाहिए जो उनके हितों का संरक्षण करे। इसमें हिंसा व समानता जैसे मूल्य उचित माने जाएंगे। समाज में कोई विभेद न हो, इसलिए एक ऐसे नैतिक संहिता की आवश्यकता है जिसमें समानता, स्वतंत्रता और शोषण मुक्त मूल्य केंद्र में हो। ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्ष नीति शास्त्र का उदय होगा। लैंगिक नीति शास्त्र की बात किया जाए यानी जेंडर इथिक्स की बात किया जाए तो नारीवादी विचारकों के अनुसार पारंपरिक तथा धार्मिक नीति शास्त्र मुख्यतः पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाए गए हैं, जिसे हम मेन स्ट्रीम कहते हैं। वह दरअसल मेल स्ट्रीम है। नारीवादियों का सबसे महत्वपूर्ण विचार है द पर्सन इज़ पॉलिटिकल अर्थात व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। चूँकि शोषण तथा दमन व्यक्तिगत जीवन में सबसे ज़्यादा है, इसलिए राज्य का हस्तक्षेप होना ही चाहिए। ऐसा न करने से रूढ़िवादी नीति शास्त्र पारिवारिक संरचना को निर्धारित करने लगता है जो महिलाओं के विरुद्ध है। नारीवादियों का मुख्य आदर्श है खुद को व्यक्ति के रूप में दर्जा दिलाना है, ऐसा दर्जा जिसमें सम्मान और गरिमा है। बात करते हैं अश्वेत नीति शास्त्र यानी ब्लैक इथिक्स की। यह भी दमन और शोषण मुक्ति पर आधारित नीति की बात करता है। अश्वेतों का मानना है कि उन्हें भी श्वेतों की तरह मनुष्य के रूप में जीवन जीने का अधिकार मिले और विविधता के संरक्षण पर स्कूली शिक्षा से ही जोर दिया जाना चाहिए। बात करते हैं व्यवहारिक नीति शास्त्र के यानी अप्लाइड इथिक्स की। चिकित्सा आचार शास्त्र अर्थात मेडिकल इथिक्स की। नीति शास्त्र या आचार शास्त्र तथा इथिक्स के अंतर्गत समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण का मूल्यांकन या अध्ययन किया जाता है। आचार शास्त्र के नियम समग्र समाज के लिए होते हैं और सामान्य मनोस्थिति वाले सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं।
लेकिन 7 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, विक्षिप्त लोगों और मनुष्यों से विभिन्न प्राणियों पर ये नियम लागू नहीं होते। आचार शास्त्र में किसी के कर्मों को उचित या अनुचित ठहराने से पहले यह अवश्य देखा जाता है कि क्या कर्म करते समय अमुक व्यक्ति ने अपनी संकल्प की स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम ऑफ विल का प्रयोग किया था या फिर वह कर्म व्यवस्था के विकल्पों के अभाव में किया गया। संकल्प की स्वतंत्रता के अभाव में किए गए कर्म को नैतिकता या अनैतिकता की श्रेणी में नहीं माना जाता है। संकल्प की स्वतंत्रता के अभाव में, यानी अगर आपके पास संकल्प आपने ली है, संकल्प की स्वतंत्रता अगर आपके पास नहीं है यानी इसका अभाव है, तो इसमें जो कर्म किया जाता है यह नैतिकता और अनैतिकता की श्रेणी में नहीं माना जाता है। ठीक। नीति शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम चिकित्सा प्रणाली एवं चिकित्सकों के व्यवहार से जुड़े मुद्दों एवं नैतिक मूल्यांकन करते हैं, चिकित्सा आचार शास्त्र अर्थात मेडिकल एथिक्स कहलाती है। इसमें मुख्यतः चिकित्सकों के चिकित्सा व्यवहार अर्थात मेडिकल प्रैक्टिसेस का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है तथा उनके कार्यों को नैतिक संदर्भ में उचित या अनुचित ठहराया जाता है। चिकित्सकों के लिए एक आचार संहिता अर्थात कोड ऑफ एथिक्स भी होता है तथा उनमें अपेक्षा की जाती है कि वे इसमें दिए गए नियमों का पालन करते हुए अपने व्यवसाय अर्थात प्रोफेशन को चलाएं। बात करते हैं चिकित्सा आचार शास्त्र और जैव नीति शास्त्र अर्थात बायो एथिक्स के में अंतर क्या है। देखिए, चिकित्सा आचार शास्त्र और जैव नैतिकता में नज़दीकी संबंध है, जहाँ चिकित्सा आचार शास्त्र विशेष रूप से चिकित्सकों के चिकित्सा व्यवहार में चिकित्सा आचार शास्त्र और जैव नैतिकता में नज़दीकी संबंध है, जहाँ चिकित्सा आचार शास्त्र विशेष रूप से चिकित्सकों के चिकित्सा व्यवहार के नैतिक मूल्यांकन से संबंधित है, वहीं जैव नैतिकता का संबंध उन सभी नैतिक मुद्दों से है जो जैविक विज्ञान अर्थात बायोलॉजिकल साइंस के विकास के दौरान उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चिकित्सा आचार शास्त्र जैव नैतिकता का ही एक उपखंड है। बात करते हैं इतिहास की। विद्वानों का मानना है कि ईसा पूर्व 5वीं और 3री शताब्दी के बीच समय में हिप्पोक्रेटस या उसके किसी शिष्य ने हिप्पोक्रेटिक ओथ लिखी थी। यह शपथ प्राचीन काल से ही चिकित्सकों के व्यवहार को आदर्श दिशा देती आ रही है। वस्तुतः इस शपथ यानी हिप्पोक्रेटिक ओथ को चिकित्सा आचार शास्त्र का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसमें चिकित्सा व्यवहारों से में नैतिकता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए अनेक चिकित्सक देवताओं अर्थात हीलिंग गॉड्स की शपथ ली जाती है। गौरतलब है कि हिप्पोक्रेटिक ओथ में अब तक अनेक बार सुधार किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में एक विश्व चिकित्सा संघ अर्थात वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 1948 में किया गया, जो जिनेवा उद्घोषणा अर्थात जिनेवा डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तथा अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही विश्व चिकित्सा संघ ने चिकित्सा क्षेत्र में नैतिकता के पालन की वैश्विक स्थिति पर चिंता जताई तथा विश्व भर के चिकित्सकों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए एक आचार संहिता को तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। वर्ष 2015 में विश्व चिकित्सा संघ ने एक नैतिक नियमावली अर्थात इथिकल मैनुअल प्रकाशित की, जिसमें विश्व भर के चिकित्सकों के लिए अपने व्यवसाय में उच्च नैतिक मानकों का पालन करने संबंधी सुझाव दिए गए। संघ द्वारा सभी चिकित्सकों अर्थात फिजिशियन से यह अपेक्षा की गई कि वे इस नैतिक नियमावली का पालन करें। बात करते हैं भारत में चिकित्सा आचार शास्त्र। भारतीय चिकित्सा आचार शास्त्र भारतीय चिकित्सा परिषद अर्थात MCI चिकित्सा शिक्षा के एक समान और उच्च मानकों को स्थापित करने वाली एक संवैधानिक संस्था है। यह भारत में चिकित्सा विद्यालयों अर्थात मेडिकल स्कूल्स को मान्यता देती है, चिकित्सकों का पंजीकरण करती है तथा उनके चिकित्सा व्यवहार पर नज़र रखती है। MCI द्वारा वर्ष 2002 में भारतीय चिकित्सा परिषद अर्थात पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता नियमावली तैयार की गई, जो अप्रैल 2002 में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुई। यह भारत में चिकित्सा का अभ्यास कर रहे सभी चिकित्सकों के लिए एक आचार संहिता है। अब बात करते हैं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अर्थात CCIM ने भारतीय दवा के चिकित्सकों अर्थात व्यावसायिक आचरण के मानक, शिष्टाचार और आचार संहिता विनियम 1982 के माध्यम से आयुष चिकित्सकों के लिए आचार संहिता को लागू किया है। MCI अर्थात मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI और CCIM
दोनों द्वारा निर्धारित की गई यह आचार संहिता नैतिक परिप्रेक्ष्य में और सैद्धांतिक तौर पर लगभग एक जैसी है। चिकित्सकों के लिए निर्धारित आचार संहिता अर्थात कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स के प्रमुख बिंदुओं को हम कई भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है चिकित्सकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। देखिए, एक चिकित्सक का प्रमुख उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। उसे धन या पुरस्कार की चाह को गौण रखते हुए चरित्र को ऊंचा रखना चाहिए। साथ ही उसे सावधानीपूर्वक रोगी की देखभाल करने वाला होना चाहिए और उसके पास चिकित्सक समाज की सदस्यता, पंजीकरण संख्या तथा कार्य निर्वाह में उत्कृष्टता होनी चाहिए। इन सब के अलावा उसे जेनरिक दवाओं का ही अधिकतम उपयोग करना चाहिए तथा अन्य चिकित्सक द्वारा किए जाने वाले अनैतिक कार्यों का पर्दाफाश करना चाहिए। एक चिकित्सक को अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों अर्थात इंडोर पेशेंट का रिकॉर्ड कम से कम 3 वर्ष तक का रखना चाहिए। वहीं बात की जाए, किसी भी चिकित्सक को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कार्यों को करने से बचना चाहिए, जैसे जन्म पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण। उसे चिकित्सा क्षेत्र से संबंधी कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही अपने व्यवसाय का संचालन करना चाहिए। बात करते हैं चिकित्सक को अपनी रोगी के प्रति जिम्मेदारी क्या होती है, उसको हम देख लेते हैं। हालांकि चिकित्सक पर यह बंधन नहीं है कि वह अपने पास आए प्रत्येक रोगी का इलाज करे ही, परंतु अपने व्यवसाय के उद्देश्य और मानवता की सेवा के लिए उसे हर उस रोगी का इलाज करने की चेष्टा करनी चाहिए जिसके रोग का इलाज करने में वह सक्षम हो। चिकित्सक को रोगी का इलाज करते समय धैर्य, कोमलता एवं कौशल का परिचय देना चाहिए। सामान्यतः चिकित्सक द्वारा रोगी के बारे में मिली जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए, परंतु कई बार समाज की भलाई के लिए या किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति के हित में वह गोपनीयता रखने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे यदि कोई व्यक्ति संक्रामक रोग से पीड़ित है और वह इस बात को गोपनीय रखना चाहता है, लेकिन यदि इस बीमारी से उसके किसी साथ रहने वाले अन्य लोग संक्रमित हो सकते हैं, तो चिकित्सक को अपने विवेक के अनुसार गोपनीयता संबंधी फैसला लेना चाहिए। वहीं चिकित्सक द्वारा रोगी को उसकी बीमारी के बारे में सही स्थिति बतानी चाहिए, न तो बढ़ाकर चढ़ाकर बताना चाहिए और न ही कम करके। बीमारी के संबंध में रोगी के परिजनों को स्पष्ट स्थिति बतानी चाहिए और रोगी का इलाज करने से पहले उसकी या उसके परिजनों की सहमति अवश्य लेनी चाहिए। चिकित्सक को रोगी के प्रति सहृदय रहते हुए उसे संतोषजनक तरीके से वार्तालाप करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उसे धर्म, जाति, लिंग, व्यवसाय, उम्र आदि के भेदभाव किए बिना रोगियों का एक समान भाव से इलाज करना चाहिए। अब बात करते हैं चिकित्सक के परामर्श क्या है, यानी कंसल्टेशन संबंधी कर्तव्य क्या है। एक चिकित्सक को चाहिए कि वह रोगी के हित को सर्वोपरि रखते हुए परामर्श दे और हमेशा अनावश्यक परामर्श देने से बचे। साथ ही उसे अस्पताल में नियमित तौर पर उपस्थित रहना चाहिए। अगर चिकित्सक को आवश्यक लगता है तो रोगी को किसी अन्य विशेषज्ञ के पास रेफर करे तथा रोगी के बारे में स्थिति सार अर्थात केस समरी भी भेजे। इन सब बातों के अलावा चिकित्सक को अपनी फीस के बारे में पूरी जानकारी डिस्प्ले करनी चाहिए। दवा पर्चे पर साफ साफ अक्षरों में दवाओं के नाम लिखने चाहिए। साथ ही चिकित्सक के नाम, पद तथा पंजीकरण संबंधी जानकारी भी दवा पर्चे पर होनी चाहिए। चौथा है चिकित्सकों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियाँ। एक चिकित्सक को दूसरे चिकित्सक का सम्मान करना चाहिए तथा अन्य चिकित्सकों एवं उनके परिजनों का निःशुल्क इलाज करना चाहिए। एक दूसरे से घृणा, विद्वेष या प्रतिद्वंदिता नहीं करनी चाहिए तथा रोगी के सामने एक दूसरे की आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं एक चिकित्सक का लोगों के समुदाय के प्रति क्या कर्तव्य होता है। तो एक अच्छा नागरिक होने के नाते चिकित्सक को लोक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील व जागरूक होना चाहिए। महामारी और संक्रामक रोगों को रोकने के उपाय करने में उसे प्रशासन की मदद करनी चाहिए। साथ ही उसे स्वास्थ्य निधि एवं संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं हिपोक्रेटिक ओथ की, जो ओथ दिलाई जाती है डॉक्टरों को। मैं आरोग्य देव अपोलो, अस्क्लीपियस, हाइजिया, पेनेशिया और सभी देवी देवताओं को कसम खाता हूं कि मैं उन्हें साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं अपनी योग्यता और परख शक्ति के अनुसार इस शपथ का खरा उतरूंगा। जिस इंसान ने मुझे यह कला सिखाई है, मैं उसे अपने माता पिता का तुल्य समान मानूंगा और मैं उनके साथ अपनी संपत्ति का साझा करूंगा। अगर इन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी तो उनकी पूर्ति करूंगा। उनके बच्चों को अपनी भाई बहन की तरह जैसे मानूंगा और अगर वे कला सीखना चाहेंगे तो वो बिना किसी फीस या शर्त के उन्हें सिखाऊंगा। मैं न सिर्फ अपने पुत्रों के बल्कि अपने गुरुओं के पुत्रों को, उनके सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने चिकित्सकों के नियमानुसार शपथ ली है और प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, प्रत्यक्षतः व्याख्यान द्वारा या अध्यापन के अन्य तरीकों से चिकित्सा के सिद्धांत को सिखाऊंगा। मैं अपनी योग्यता और निर्णय क्षमता के आधार पर रोगी के फायदे के लिए ही पथ्य अर्थात उचित आहार
का निर्देश दूंगा, न कि उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाने या किसी गलत उद्देश्य से। मैं किसी के द्वारा मांगे जाने पर भी उसे घातक दवा नहीं दूंगा और न ही उसे ऐसी दवा देने की कोई सलाह दूंगा। और इसी तरह मैं किसी स्त्री के गर्भ गिराने की दवा नहीं दूंगा। मैं पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ अपनी ज़िंदगी और कला की रक्षा करूंगा। मैं किसी की सर्जरी अर्थात चाकू का उपयोग नहीं करूंगा, पथरी से पीड़ित की भी नहीं। व्यक्ति उसे किसी विशेषज्ञ के पास जाने से कहूँगा, बल्कि उसे किसी विशेषज्ञ के पास जाने को कहूँगा। मैं जिस किसी रोगी के घर जाऊँगा उसके लाभ के लिए ही कार्य करूँगा। जानबूझकर गलत व्यवहार या